बढ़े तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जो कि हमारे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रकाश के परावर्तन के बारे में, तो इससे ठीक पहले वाले लेक्चर में हमने उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट किया है कुछ क्वेश्चंस के साथ। अब अगर हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में बात करें, तो इस लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ढेर सारी बातें हमने ऐसे की है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम क्या होता है ना, अपवर्तनांक क्या होता है, अपेक्षिक अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इन सारी बातों को हमने देखा है। अपवर्तन का नियम क्या होता है, ये सारी बातों को हमने डिस्कस किया अभी तक। अब जो यहाँ पर देखना है, ये देखना है हमको प्रिज्म। प्रिज्म क्या है और प्रिज्म से होकर के प्रकाश का परावर्तन नहीं अपवर्तन कैसे होता है, हमको ये यहाँ पर देखना। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे मन में आता है, वो मन में आता है प्रिज्म के बारे में तो पढ़ रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन को देखना है, बिल्कुल देखना है, बट प्रिज्म होता क्या है, समझो जरा बात को। एक बार डेफिनेशन को देखते फिर तुमको समझाते। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हम उदाहरण लेते। देखो जरा, सबसे पहले प्रिज्म बनाने के लिए जिस भी पदार्थ का हम प्रयोग करेंगे वो पदार्थ होगा पारदर्शी। तो पारदर्शी पदार्थ होगा, इसका मतलब क्या है कि हम कांच का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, कांच का दो आयताकार टुकड़ा लिया इस प्रकार से और दोनों को एक विशेष कोण पर झुका करके ऐसे रखा, और इसको इसका जो भी सतह है, ये तो दो सतह बन गया, बाकी हमारा एक इधर बच रहा है, एक इधर बच रहा है, एक नीचे बच रहा है। पूरी तरह से इसको क्या किया, हमने पैक कर दिया। अब ये जो आकृति बन रहा है ना, इसी आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। प्रिज्म और कुछ नहीं है, बस यही है। परिभाषा भी हमारा यही कह रहा है कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। बातें समझ में आ गए। प्रिज्म को हम जब भी आरेख में दिखाते हैं तो कुछ इस प्रकार से त्रिभुज के रूप में दर्शाते हैं, है ना। और प्रिज्म का 3D पिक्चर तुम्हारा ये हो गया, जैसा कि हमने पेपर फोल्ड करके भी तुमको बना करके दिखाया। तो ये हो गया प्रिज्म, ठीक है। आ जाओ जी। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि प्रिज्म के अंदर अपवर्तक सतह यानी कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है। तो हमने कहा प्रिज्म बनाने के लिए जो जिस दो सतहों को हमने एक विशेष कोण पर रखा था, उसी दो सतहों को हम लोग अपवर्तक सतह बोलते हैं, क्योंकि उसी से होकर प्रकाश का आवागमन होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास है, अभी अभी हमने बताया तुमको, देखो ये हमने कांच का दो सतह लिया, हालांकि ये पेपर है बट कांच मान लेंगे, कांच का दो सतह है। प्रकाश जो आएगा और जाएगा, कहां से आएगा जाएगा जरा बताना। प्रकाश इधर से आएगा और इधर को निकलेगा, ठीक है। जरा देखो, तो ये दोनों जो सतह है, यही सतह हमारा क्या कहलाता है, यही सतह हमारा कहलाता है यहाँ पर क्या, अपवर्तक सतह। प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन दो सतहों से होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ या अपवर्तक सतह कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारा ये जो तुम्हारा सतह दिख रहा है, ये जो सतह दिख रहा है, ये वाला जो सतह है, ये वाला जो सतह है, ये हमारा है अपवर्तक सतह। बातें क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अरे प्रकाश जिस सतह से होकर आएगा, जिस सतह से निकलेगा, उसी सतह को हम लोग बोलेंगे अपवर्तक सतह, प्रिज्म का अपवर्तक सतह। अगला हमको देखना है कि आपतित किरण क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है। आ जाओ, जो किरण किसी माध्यम से आकर प्रिज्म पर गिरती है उसे आपतित किरण कहती है। मतलब प्रिज्म पर आने वाली जो भी किरण है, जो प्रिज्म के एक छोर से होकर जाती है, दूसरे छोर में निकल जाती है, निकलने वाली प्रिज्म पर पड़ने वाली जितनी भी किरण है किसी सतह पर, प्रिज्म के किसी सतह पर पड़ने वाली जितनी भी किरण है, सभी की सभी क्या होती है, आपतित किरण होती है। सिंपल सा डेफिनेशन है, जो किरण किसी माध्यम से आकर प्रिज्म पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। चलो जी, ये हवा से आकर के, हवा एक माध्यम है, हवा से आकर के एपी एक किरण है जो प्रिज्म पर आकर के पड़ती है। इसका मतलब हमारा एपी जो है वो क्या है, आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है। क्लियर है बात, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अपवर्तित किरण क्या होता है, जब आपतित किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वो मुड़कर दूसरी सतह की ओर बढ़ती है। ध्यान से देखना, ये हमने कहा एपी आपतित किरण है, ये प्रिज्म के अंदर गई और जाना तो बिल्कुल सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन थोड़ा ये यहाँ पर मुड़ जाती है, थोड़ा इसमें विचलन होता है।
मुड़ करके ये किधर जा रही है, दूसरे सतह की, ये पहला सतह है, ये दूसरे सतह की ओर जा रही है। ठीक है, तो हमने कहा कि जब आपतित किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वो मुड़ करके दूसरे सतह की ओर जाती है, ये पहला सतह है, दूसरे सतह की ओर जा रही है, तो इसी किरण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण यहाँ पर हम लोग बोलते हैं। तो हमने डिफिनेशन क्या बनाया कि आपतित किरण जब प्रिज्म के सतह पर पड़ती है और जब उसका अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन के बाद मुड़कर जाने वाली दूसरी किरण जो दूसरी सतह की ओर जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। इट मीन्स कि यहाँ पर पी क्यू क्या है हमारा, पी क्यू यहाँ पर अपवर्तित किरण है। पी क्यू क्या है, अपवर्तित किरण है। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़े। अपवर्तित किरण हो गया। यहाँ पर आपतन बिंदु क्या है, जाहिर सी बात है, हमने दर्पण में भी देखा है और इसके बाद जो है वो ग्लास स्लेब में भी देखा है। आपतन बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह से टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाती है। तो पी बिंदु पर जो है आपतित किरण एपी जो है वो प्रिज्म की सतह से टकरा रही है, तो बिंदु पी जो है ये हमारे लिए आपतित किरण हो जाएगा। तो बिंदु पी जो है ये हमारे लिए यहाँ पर आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है। बिंदु पी हमारा आपतित किरण है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बिंदु पी आपतन बिंदु है, नोट आपतित किरण। ठीक है, आपतन कोण क्या होता है बाबू। अच्छा एक बात और है, यहाँ पर मे भी यहाँ से निकल गया है, अभिलंब क्या होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपतन बिंदु पर लंब खींच देंगे तो अभिलंब बनेगा। जैसे कि ये हो गया एम एम डैश और ये हमारा एन एन डैश, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ये एम एम डैश आपतन बिंदु, पहला आपतन बिंदु है पी, दूसरा आपतन बिंदु है क्यू, तो एम एम डैश और एन एन डैश ये क्या हमारा है, अभी दो अलग अलग अभिलंब है, दो अलग अलग सतहों के लिए। ठीक है, चलो जी, तो यहाँ पर अभिलंब क्या हुआ, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो एम एम डैश पी बिंदु पर जो कि आपतन बिंदु है इस पर लंब डाला गया है, एन एन डैश क्यू बिंदु पर एक अभिलंब डाला गया है। बातें क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे एम एम डैश और एन एन डैश क्या है, हमारा अभिलंब है। चलो जी आगे बढ़ा जाए। अभिलंब के बाद है हमारा आपतन कोण, बेहद ही आसान डिफिनेशन है आपतन कोण। यहां पर देखो ये है हमारा आपतित किरण, ये क्या है हमारा आपतित किरण, और ये है हमारा अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण देखना जरा, आपतित किरण ये हो गया, एपी आपतित किरण हो गया और एमपी अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण, ये वाला जो एंगल है इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। इट मीन्स कि कोण एम पी ए या ए पी एम, एंगल ए पी एम ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, तो इसको हम लोग ई आई यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब एम एम डैश के बीच बना कोण आपतन कोण हमारा यहां से हो जाएगा। आगे आ जाओ, ये हमारा आपतन कोण हो गया। अगला है अपवर्तन कोण क्या होता है। तो जाहिर सी बात है, अभिलंब और अपवर्तित किरण, देखो पी क्यू अपवर्तित किरण है, क्यों, क्योंकि हमने कहा ये एपी आपतित किरण है। एपी जब प्रिज्म के अंदर जाती है तो थोड़ा मुड़ती है, मुड़ करके दूसरे सतह तक जाती है। तो प्रिज्म के अंदर मुड़कर जाती हुई किरण, दूसरे सतह की ओर जाती हुई किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। ध्यान से देखना हमने क्या कहा, प्रिज्म के अंदर मुड़कर दूसरी सतह की ओर जाती हुई प्रकाश की किरण को हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। तो पी क्यू हमारा अपवर्तित किरण है, यहां से एम एम डैश अभिलंब है। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ये वाला एंगल, इसको हम लोग बोलेंगे आर, यानी कि अपवर्तित कोण। एंगल बन जाएगा हमारा एम डैश पी क्यू, एम डैश पी क्यू ये हमारा यहां से हो जाएगा क्या, अपवर्तित किरण, अपवर्तन कोण। क्या हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। एम डैश पी क्यू हमारा अपवर्तन कोण यहां से हो जाएगा। आगे है निर्गत किरण। क्या है निर्गत किरण, क्या होता है, तो जब अपवर्तित प्रकाश की किरण प्रिज्म से बाहर निकलती है
ये वाला हमारा AP आपतित किरण है, PQ अपवर्तित किरण है, और ये अपवर्तित किरण जब एक बार फिर से इसका अपवर्तन होता है और जब ये बाहर निकलती है तो इस किरण को हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। कौन सा किरण बोलेंगे? निर्गत किरण कहेंगे। ठीक है, अपवर्तित किरण जब प्रिज्म से बाहर निकलती है तो उस किरण को हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। तो ये हमारा फाइनली जो BQ है, जो BQ है हमारा, ये है हमारा क्या? निर्गत किरण। क्या है? निर्गत किरण। ठीक है, निर्गत किरण हो गया BQ। चलो जी, अब सवाल उठता है यहाँ पर हमारे पास, निर्गत कोण क्या होता है? निर्गत कोण क्या होता है? निर्गत किरण और दूसरी सतह का अभिलंब के बीच, निर्गत किरण ये हमारा निर्गत किरण हो गया, और दूसरी सतह का अभिलंब हमारा ये हमारा, मान लो यहाँ से Q एंड डैश है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग निर्गत कोण बोलते हैं। तो एन डैश क्यू बी, यहाँ पर एंगल एन डैश क्यू बी, ये हो जाएगा हमारा निर्गत किरण। क्या हो जाएगा? निर्गत कोण। तो हमने पहले ही कहा, क्या बताया हमने? हमने बताया कि ये निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्या? निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, एक और बातें हैं यहाँ पर जो हमको समझ लेना है कि विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो ध्यान से देखना, विचलन कोण क्या होता है। आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा और निर्गत किरण की अंतिम दिशा। हमने क्या कहा? आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा, आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा क्या होगी? इस किरण को हम अगर बढ़ाए तो कुछ ये हमारा होगा आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा, और निर्गत किरण की अंतिम दिशा क्या है? ये वाली है, और इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इसको ही हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलेंगे? विचलन। तो आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा और निर्गत किरण की अंतिम दिशा के बीच बना कोण हमारा क्या कहलाता है? विचलन कोण यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, तो ये था प्रिज्म क्या होता है, और प्रिज्म में अगर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो उसमें हम यहाँ पर इन सारी बातों को कैसे समझे। ठीक है, बढ़ते हैं चैप्टर।